Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students, you all know that we have started the share capital part, which is the important part of corporate law. Share capital part का हर टॉपिक, हर चैप्टर दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है. You need to know what are shares, what are different classes of shares, what is a share capital, और उसके बाद जब आप शेयर्स और उसकी टाइप्स, शेयर कैपिटल, उसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, तब आपको अगला स्टेप आके समझ आएगा कि हाउ डू द कंपनीज allot these shares, about the allotment of shares, के the way the company allot shares to the successful applicant, the way the company gives back money, repay the money to the unsuccessful applicant. So ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं. और जब हमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की समझ आ जाती है तो फिर समझना होता है कि क्या शेयर्स डिस्काउंट पे ऑफर होते हैं, प्रीमियम पे ऑफर होते हैं, बोनस पे ऑफर होते हैं. सो ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो समझनी जरूरी होती है. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द शेयर कैपिटल एंड इट्स क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले. शेयर क्या होता है? नाम से ही जाहिर है, शेयर आपका हिस्सा है. किस चीज में आपका हिस्सा? शेयर कैपिटल में. शेयर इज द राइट टू रिसीव अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट. शेयर is the right to receive a certain proportion of profit, and the profit which is made by a company while it is a going concern. जब कंपनी चल रही थी उस वक्त उसने जो प्रॉफिट किया उसमें से जो शेयर होल्डर को उसका शेयर मिला उसको हम कहते हैं दी शेयर. Companies Ordinance 1984 simply says that share is a share in the share capital. यानी वो शेयर कैपिटल जो आपके पास आया उसमें से उस पे जब बिजनेस हुआ, उस बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को जब शेयर होल्डर्स पे डिवाइड किया गया, सो दैट इज अ शेयर. सो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल वो सरमाया जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाए. शेयर कैपिटल मीन्स द पर्टिकुलर अमाउंट विद विच a business is started. वो सरमाया जिससे बिजनेस शुरू किया जाए उसको कहते हैं दी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हमारे पास नॉमिनल शेयर कैपिटल होता है, इशूड शेयर कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड होता है और पेड अप शेयर कैपिटल होता है. दी नॉमिनल और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, यू नो कि वो शेयर कैपिटल वो सरमाया जो हमें एलिजिबल करता है कंपनी को स्टार्ट कराने में. मेमोरेंडम में हम जिस जो अमाउंट लिखते हैं फॉर द बिजनेस, फॉर द कंपनी, वो होता है हमारा नॉमिनल या ऑथराइज्ड कैपिटल. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू अकॉर्डिंग टू इट्स मेमोरेंडम, वो होता है द ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. इशूड कैपिटल कौन सा होता है? अब ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसका पार्ट, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स ने उसके लिए विच इज ऑफर्ड बाय देम फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल. नाउ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, that part of issued capital which is taken by the people, that is the subscribed capital. Paid up capital, that part of subscribed capital against which money has been received.
जिसमें वाकई पैसा मिल चुका है वही तो कैपिटल है और वो पेड अप कैपिटल है, वो पैसा कंपनी ले चुकी है। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं हमारे पास शेयर के टाइप्स में प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स कैरीज the profit if there is a profit, if the profit is available. These shares carry the right to share in profit if the profit is available, and the ordinary shares they do have the voting rights. यानी जिसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया उसका वोटिंग राइट कंपनी में होगा, उसको वोट देने का हक होगा। Preference shares, these carry the right to a fixed dividend. जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उसको फिक्स मुनाफा प्रॉफिट मिलता है, ये नहीं कि if available they will get the fixed profit fixed dividend which is payable before payment of any dividend on the ordinary shares. यानी ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर को मुनाफा देने से पहले आपने प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास हैं उनको मुनाफा देना है, बिकॉज दे आर प्रेफर्ड। इनको आपने प्रॉफिट पहले देना है बिकॉज दे हैव अ राइट टू अ फिक्स्ड डिविडेंड। एंड रिमेंबर दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव नो वोटिंग राइट, राइट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच अ कंपनी कैन बाय बैक at a specified time period, after specified time period, जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया है उसके बाद कंपनी जब उसको बाय बैक कर लेती है तो उनको हम कहते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब ही यही है which can be buy back, taken back. So redeemable preference shares are the shares which are redeemable at the option of the company, which the company can buy back on its own choice. कंपनी खुद से ही जब चाहे वो शेयर्स वापस ले लेती है। So this is under the company's ordinance 1984 of course. So ये था हमारा previous topic about the share and share capital and the classification of both shares and share capital. So once you know that what is a share, what does it mean, what is a share capital, so अब आपको समझने में आसानी होगी कि what is the allotment of shares, how do companies allot shares, issue shares. कंपनी, ये जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की शेयर्स बताए हैं जिसमें के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नाउ द कंपनी विल हैव टू अलॉट दीज शेयर्स टू डिफरेंट पीपल. लोग इन शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और जिनको कंपनी सक्सेसफुली समझेगी, जिसको कंपनी एलिजिबल समझेगी इन शेयर्स के लिए, कंपनी उनके नाम शेयर्स अलॉट करेगी. सो companies allot shares and that is the allotment of shares or issuance of shares. Now what does it mean? अगर आपको मैं कहूँ कि define the term allotment of shares, तो आप उसको define कैसे करेंगे? आपको मतलब तो समझ आ गई कि allotment of shares का सिर्फ मतलब ये है कि इन शेयर्स को डिफरेंट लोगों के नाम allot करो, उनको के नाम जारी कर दो. लेकिन define the term allotment of shares. How do the company allot shares? Now allotment of shares क्या है? Allotment of share is the division, हम तकसीम कर रहे हैं, division of entire share capital into definite shares. Each share will have a particular value and will be of different classes. Different classes मतलब that share can be an ordinary share, can be a preference share, redeemable shares. So, हमने शेयर कैपिटल को तकसीम किया डिफरेंट क्लासेस में. हर क्लास, हर शेयर जो है उसकी एक खास वैल्यू है. एंड देन वी असाइन दीज शेयर्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली टू डिफरेंट पीपल. दिस इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर कैपिटल को डिवाइड करो, कोई ऑर्डिनरी होगा,
कोई रिडीमेबल होगा, कोई प्रेफरेंस शेयर्स होगा. अब जिसने जिन शेयर्स के लिए अप्लाई किए, ऑफ कोर्स आप उनको वही शेयर्स अलॉट करेंगे. सो division of entire share capital into definite shares, each of a particular value and of different class, and then assignment of these shares to different people for which shares they have applied. This process is called the allotment of shares or issuance of shares. Allotment of shares or issuance of shares, both the terms is essentially the process by which the company allot shares, pass on new shares to the shareholders, and the shareholder may themselves be new or existing shareholders. अब कंपनी शेयर्स नए शेयर होल्डर्स को भी अलॉट करती है और जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अलॉट करती है. एंड कंपनी इशू शेयर्स टू बोथ individuals or to corporate bodies. Company shares companies को भी allot करती है. You know what is a body corporate? Remember, body corporate is a company, the company which is registered under the Companies Ordinance 1984. And so when once the company is incorporated, registered, we call it a body corporate, a corporate body, which has a separate legal entity which can sue and be sued. तो ये कंपनी शेयर्स इशू करती है किसी शख्स के नाम भी और किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम भी, दोनों के नाम इशू कर सकती है. सो ये था द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिवीजन ऑफ एंटायर शेयर कैपिटल इनटू डेफिनेट शेयर्स, ईच ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड असाइनमेंट ऑफ दीज शेयर्स टू डिफरेंट पीपल. राइट? इन मोस्ट कंपनीज and in different circumstances, issue of shares and allotment of shares, both the terms amount to exactly the same process. So here we'll use both the term in the same context, issuance of shares and allotment of shares. Sometimes people get confused with the word allotment of shares and transfer of शेयर्स. वो इसको बाज़ औक़ात और अक्सर स्टूडेंट्स वो इसको एक ही मतलब में समझते हैं, जबकि बोथ आर टोटली डिफरेंट टर्म्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सिंपल ये है कि मेरी कंपनी है, मैं किसी बंदे के नाम शेयर्स अलॉट करती हूँ और उस अलॉटमेंट के बाद दैट पर्सन विल बी माई शेयर होल्डर, वो मेरी कंपनी का शेयर होल्डर होगा. इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स the shares are created. Shares are created. पहले से नहीं है. The shares are created and issued by the company to the people who become the company's shareholders. Shares are created and allotted on the name of some person, and that person will be the shareholder. Shares will generally be issued by the company at the start of its life, and some companies will issue more shares later on. ये होता है the allotment of shares. Transfer of shares का मतलब ये है कि जब एक बंदा ऑलरेडी शेयर होल्डर है और वो अपने शेयर्स दूसरे के नाम मुंतकिल करता है, ये है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. पहला एक बंदा शेयर होल्डर है, वो किसी और के नाम अपने शेयर्स को मुंतकिल करता है. दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो transfer of shares involves existing shareholders being passed from an existing the existing shareholders they pass on the shares to from them to the someone else, from an existing shareholders to some other person. So transfer of share means transfer of shares involves shares. When shares are transferred from an existing shareholder to someone else, to some other person. एक बंदा already shareholder है, shares are not being created. The original shareholder, the owner of the shares, the shareholder is there, but he wants to transfer, to muntakil his shares to someone else. This is the transfer of shares. That will always take place after the company has been formed.
कंपनी बनी हुई है, चल रही है, एक बंदा अपने शेयर दूसरे को मुंतकिल करता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सो उसको हम कहते हैं दिस इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. Different scenarios considered for allotment of shares. The scenarios which we consider for the issuance of shares, for the allotment of shares. Usually company shares क्यों issue करती है? The main reason a company issues share is to raise money, to finance the business. जाहिर है कंपनी शेयर्स इसीलिए इशू करती है कि टू रेज द मनी एंड टू फाइनेंस द बिजनेस. एंड हियर सम एग्जांपल्स विल help you and to show the different scenarios where an allotment of shares can be considered. Like when the company is incorporated, a number of shares will usually be issued. ये एक सिनेरियो आ जाता है. सिनेरियो क्या है? कंपनी का इंदराज हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन उसकी हो गई, रजिस्टर हो गई, अब नेचुरली कंपनी ने शेयर्स तो इशू करना है, बिजनेस तो चलाना है. When a company is incorporated, a number of shares will usually be issued. This share issue, along with any money that a company can borrow, so borrowing of a money is the implied power of a company. अब कंपनी जब इनकॉर्पोरेटेड होती है, इसकी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो शेयर्स इशू करती है, उसके साथ साथ वो मनी बोरो करती है जिसका उसको इख्तियार होता है. सो ये दोनों चीजें जो होती हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी एंड द बोरोइंग ऑफ मनी व्हिच इज द इम्प्लाइड पावर ऑफ अ कंपनी, बोथ दीज टर्म्स इनेबल्स द कंपनी टू ट्रेड. कंपनी इसी पे तो ट्रेड करती है, इशुएंस ऑफ शेयर्स पर एंड बोरोइंग पर एट टाइम्स. The initial shareholders are often referred to as subscribers. जो शुरू के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं the company's subscribers, because they are set to subscribe to the new company's memorandum of association. Actually, they are the ones who subscribe to the memorandum of association. इसीलिए इनको subscribers कहा जाता है, जो initial shareholders होते हैं. They are the subscribers of the company as they subscribe to the new company's memorandum of association. एक और सिनेरियो हो गया जिससे कि कंपनी, जिसके बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, इनकॉर्पोरेशन हो गई, कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी. एक और सिनेरियो ये है, shares may be issued by the company in order to repay some or all of the company's borrowing. When the company has to repay, the company may issue shares. Initial shares के बाद. New funds may simply be required to grow the business organically. A share issue could be used to fund the purchase of another company. This may mean raising cash from a share issue. Share issue say the company will raise a cash and using that cash to buy the other businesses. The company raise shares, the company get money, and with that money the company buy another business. Section 67 of the Companies Ordinance 1984. Section 67 हमें ये कहता है कि जब अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रही है, सो कैसे होगी. आपने सिनेरियोज, इससे पहले मैंने आपको बताया कि किन किन सिनेरियोज में कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है. आई होप आपको समझ आ गई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है, कब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है. यूजुअली कंपनी शेयर्स अलॉट करती है जब उसकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, तो कंपनी को ज़ाहिर ट्रेड करने के लिए शेयर्स अलॉट करने हैं. फिर कंपनी शेयर्स अलॉट करती है जब उसको कुछ और बिजनेस लेना होता है, कुछ और काम करने होते हैं, तो कंपनी में इशू फर्दर शेयर्स. अब कंपनी शेयर्स अलॉट कैसे करती है, किस प्रोसेस के तहत. सो सेक्शन 67 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हमें यह कहता है कि कंपनी में
जब शेयर्स अलॉट करती है, when the company allot shares, the company will make that allotment on an application. एक दरखास्त दायर की जाएगी कंपनी में, और याद रखिए दरखास्त सादे पेपर पर नहीं होगी. The application will not be made on a blank paper. The application must be made on the specified form by the SECP. SECP के पास एक स्पेसिफाइड एक स्पेसिमन बना होता है जिसको फिल अप करके आप कंपनीज के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड फॉर सच अमाउंट एज गिवन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द SECP, उतने ही अमाउंट पे आप अप्लाई करोगे जो SECP ने बताया हुआ है. And remember this, the amount payable shall be the full nominal amount of the shares applied for. All shares and declarations, जितना भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो भी डिक्लेरेशन दी हुई है, एक अहद किया हुआ है कि जी ये है, हाँ ये तमाम बातें सही है, अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है. सो उसके बाद एप्लीकेंट पर ये तमाम चीजें बाइंडिंग होती हैं, लागू होती है. ऑल द शेयर्स and declaration made by the applicant shall be binding on the share of the applicant. And once the application is made, it shall be irrevocable. आप वो एप्लीकेशन फिर वापस नहीं ले सकते. आप डायरेक्टर बनने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आप उसको वापस ले सकते हैं. कागजात नामजदगी, हमारे इलेक्शन में उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, वो किसी भी वक्त उसको वापस ले सकते हैं. लेकिन दिस एप्लीकेशन shall be irrevocable, cannot be revocable, shall be irrevocable, cannot be taken back. Section 68 of the Companies Ordinance 1984 tells us about the restrictions on the process of allotment. पहले स्टेप में मैंने आपको बताया, अलॉटमेंट कंपनी जब अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करती है तो अप्लाई करना है एक स्पेसिफाइड फॉर्म पे कि कंपनी इज गोइंग टू अलॉट दीज शेयर्स, स्पेसिफाइड फॉर्म पे. लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. सेक्शन 68 जो कि हमें वो रिस्ट्रिक्शंस, वो शराइत बताता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी तब करेगी जब वो इन 3 शराइत को पूरा करेगी. आगे चलकर मैं दोबारा इस सेक्शन 68 का जिक्र करूंगी, इसका आगे कहीं पर रेफरेंस है. सो प्लीज आपने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसको बहुत गौर से समझना है. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी तब तक नहीं करेगी जब तक के amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and paid in cash to the company. कंपनी ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक बताया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, वो has been subscribed and paid in cash to the company. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन is the smallest number of shares applied for. कंपनी हमेशा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुतय्यन करती है, फिक्स करती है. कंपनी ने बताया, फिक्स किया मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कि जी आपने कम से कम, अगर कंपनी में शेयर्स लेने हैं तो कम से कम इतने लेने जरूरी हैं. वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी इससे कम नहीं ले सकते. ज्यादा ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते. सो वो कम से कम की जो एक जो नंबर फिक्स किया जाता है बाय द कंपनी फॉर शेयर्स, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन सब्सक्राइब्ड and paid in cash to the company. So वो जो कम से कम तादाद है शेयर्स की, उसके जो अमाउंट है जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है has been subscribed and paid in cash to the company. So allotment of shares cannot be made unless minimum subscription stated in prospectus has been subscribed
एंड पेड इन कैश टू द कंपनी। अब उसके बाद कंपनी आपके नाम शेयर्स अलॉट कर सकती है। अब दो और शर्तें पूरी करनी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज फुली पेड। अब सपोज मैंने कंपनी में अप्लाई किया हुआ है कि जी कंपनी मेरे नाम ये शेयर्स अलॉट करे, राइट, एप्लीकेशन दी हुई है। अब कंपनी मेरे नाम वो शेयर्स तब अलॉट करेगी जब मैंने ये सेक्शन 68 की ये तीनों रिक्वायरमेंट्स, ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस, ये शराइत पूरी की हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, नॉमिनल वैल्यू की। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज फुली पेड। अब कंपनी ने ये तो बता दिया कि कम से कम आपने सपोज 10 शेयर्स लाजमी लेने हैं। उन 10 शेयर में हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू भी मुतय्यन कर दी। अब जो भी कंपनी में शेयर्स लेना चाहता है तो कम से कम 10 जरूर लेगा, और उन 10 पर भी जो हर शेयर की जो एक डाउन पेमेंट सॉर्ट मुतय्यन की गई है, नॉमिनल वैल्यू, वो कंपनी को जरूर देनी होगी। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज फुली पेड। कहा गया जी 10 रुपए कीमत है, इसमें से 4 रुपए जो नॉमिनल वैल्यू है वो कम से कम जरूर दो, बाकी बाद में। वो जो हम नॉमिनल वैल्यू देते हैं वो देनी जरूरी है, तभी हमारे नाम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगी। उसके बाद कंपनी ने पैसा ले लिया। अभी कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए, याद रखें, कंपनी ने ये पैसा ले लिया, शेयर मनी जिसको हम कहते हैं, बट द कंपनी हैज नॉट अलॉटेड द शेयर्स। कंपनी ने पैसा ले लिया, कंपनी अब इन तमाम एप्लीकेशंस पे गौर करेगी कि आया इनके नाम शेयर्स अलॉट करें या ना करें, आर दे सक्सेसफुल एप्लीकेंट और नॉट। सो शेयर मनी इज केप्ट till that time the company decides the successful applicant, the share money is kept in a separate bank account till certificate of commencement of business has been obtained. So company इस शेयर मनी को साइट पे रखेगी जब तक कि कंपनी के पास बिजनेस का आगाज करने का सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। सो प्लीज रिमेंबर दीज 3 रिस्ट्रिक्शंस: मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नॉमिनल वैल्यू वाली, और शेयर मनी शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। रीपेमेंट एज टू अलॉटमेंट। रीपेमेंट क्या होती है? अलॉटमेंट नहीं हुई, जो पैसा शुरू में लिया है वो इन लोगों को वापस कर दो। इफ द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज नॉट ग्रांटेड, then there are few ways of repayment of the charged amount for the shares. Naturally, the amount charged shall be repaid by the company because the company has not allotted the shares. Repayment as to allotment. अगर कंपनी ने जो पीछे सेक्शन 68 की 3 रिस्ट्रिक्शंस थी वो पूरी नहीं की, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं बताया, नॉमिनल वैल्यू ही हर शेयर की नहीं ली गई, उन पैसों को शेयर मनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा गया। सो इफ दीज 3 कंडीशंस अंडर सेक्शन 68 आर नॉट फुलफिल्ड विद इन 40 days फ्रॉम द फर्स्ट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, 40 दिनों के अंदर अंदर आपने इन पिछली तीनों रिस्ट्रिक्शंस को पूरा नहीं किया, देन ऑल द मनी रिसीव्ड शैल बी रीपेड विदाउट एनी सरचार्ज विद इन 40 days। 40 दिन के अंदर अंदर सरचार्ज के बगैर भी वापस कर दो। बट वेयर द अमाउंट इज अनपेड विद इन 50 days ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, 50 दिन गुजर गए, देन द डायरेक्टर्स विल डेफिनेटली बी लायबल। डायरेक्टर फिर जिम्मेदार होगा कि 40 से 50 दिन गुजर गए फिर भी उन लोगों को पैसा वापस नहीं किया और सेक्शन 68 की रिस्ट्रिक्शंस को फुलफिल नहीं किया, पैसा वापस करना है, पैसा वापस नहीं किया 50 दिनों के अंदर भी। सो द डायरेक्टर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रीपे द अमाउंट विद अ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर अ मंथ। यानी और जब तक कि ये उन्होंने ये वापस नहीं किया तब तक ये पैसे, ये जुर्माना देते रहेंगे।
व्हाट इज इर्रेगुलर अलॉटमेंट? मैंने आपको बताया एक तरीका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का कि दैट्स द वे द कंपनी अलॉट शेयर्स। लेकिन कभी कभी ये अलॉटमेंट जो होती है ये इर्रेगुलर करार दी जाती है। जब भी कोई अलॉटमेंट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के प्रोविजंस के मुताबिक ना हो तो ऑफ कोर्स वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इर्रेगुलर अलॉटमेंट होगी। इफ द अलॉटमेंट इज नॉट मेड in compliance with the conditions given for the regular allotment under Companies Ordinance 1984. So that allotment will be considered as irregular. The consequences of irregular allotment depend upon the nature of irregularity involved. And irregularities क्या होती हैं? कौन सी इरेगुलरिटीज पे हम कहते हैं कि जी ये दिस इज इर्रेगुलर अलॉटमेंट? एप्लीकेंट उठ के कहता है कि जी ये तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर सही तरीके से नहीं हुए। कौन सी वो सूरतें होती हैं, कौन सी वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि दिस इज द इर्रेगुलर अलॉटमेंट? इर्रेगुलरिटीज क्या है? इर्रेगुलर अलॉटमेंट कब होती है? व्हेन देयर इज अ फेलियर टू डिलीवर अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार before it is issued. Prospectus company issue करती है तो of course a copy will be sent to the registrar. The company is bound lawfully to send a copy of the prospectus to the registrar ताकि रजिस्ट्रार उसको देखे, उसको परखे, उसको जांचे, उसको देखे कि वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से के मुताबिक है या नहीं है, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनी है नहीं, कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए है या नहीं। All the provisions, all the clauses in the prospectus are in accordance with the company's ordinance 1994 or not. So, sending the prospectus to the registrar is mandatory. अगर किसी कंपनी ने prospectus को रजिस्ट्रार के पास नहीं भिजवाया, so हम कहेंगे उसके बाद उसने allotment of shares की, so such allotment shall be considered as irregular. Allotment without raising minimum subscription. कंपनी ने ये तो बताया ही नहीं कि कम से कम कितने शेयर्स लेने हैं, एंड विदाउट आइदर कलेक्टिंग एप्लीकेशन मनी और कलेक्टिंग लेस देन 5% एज एप्लीकेशन मनी, और फेलियर टू डिलीवर अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एट लीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट। अब ये बहुत सी इर्रेगुलरिटीज आ रही हैं। कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं बताई, और कंपनी ने जो है इस कंपनी पर प्रोस्पेक्टस का जमा कराना लाजमी था, लेकिन कंपनी ने ना तो प्रोस्पेक्टस जमा कराया और ना ही स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जमा कराया एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट। जब ये सारा कुछ नहीं किया, सो सच एन अलॉटमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज इर्रेगुलर अलॉटमेंट। इफेक्ट क्या होगा अगर एक अलॉटमेंट इर्रेगुलर है? एप्लीकेंट ने करार दे दिया कि ये एप्लीकेंट इर्रेगुलर है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इर्रेगुलरिटीज। सो कोई भी अलॉटमेंट जिससे हम इर्रेगुलर अलॉटमेंट कहते हैं, उसका इफेक्ट अंडर सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ये होगा कि दैट अलॉटमेंट शैल बी कंसिडर्ड वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के कहने पर फिर वो अलॉटमेंट वॉइडेबल करार दी जाएगी। द एप्लीकेंट कैन अवॉइड द अलॉटमेंट विद इन 30 days। यानी एप्लीकेंट के हाथ में ये है कि वो इस इर्रेगुलर अलॉटमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर अवॉइड करे। जब उसको लगता है कि जी वाकई देयर इज सम इर्रेगुलरिटी इन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सो ही कैन स्टॉप इट within 30 days. अब कब से ये 30 days? From the date of holding of the statutory meeting, from the date of the allotment. And if the company is not required to hold the statutory meeting, if the allotment is made after the holding of a statutory meeting, even if company goes into winding up within this period of 30 days, the right to void allotment is not lost. That right is still there. अगर तो कंपनी 29 दिनों के अंदर अंदर ही वाइंड अप हो जाती है, तब भी
एप्लीकेंट के पास ये राइट मौजूद है कि वो उस अलॉटमेंट को इर्रेगुलर करार दे, और दिस राइट टू वॉइड अलॉटमेंट इज नॉट लॉस्ट इवन. It should be noted that it is the applicant. याद रखें, एप्लीकेंट के पास ये इख्तियार है, ये उसका राइट है to avoid the allotment. The company cannot make the benefit and notice of its irregularities and cannot avoid the allotment after it is once made. So, it is always the applicant who can notice the irregularities, who can avoid such allotment. और उसके बाद जब हमें पता चला कि allotment irregular है, there is some irregularity in the allotment of shares, उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा? Every officer of the company responsible for the irregular allotment of shares shall be liable to compensate the company and the allottee both for all the damages or losses caused due to such allotment. हर अफसर जिम्मेदार होगा for the irregular allotment of shares besides other liabilities, and ये और लाइबिलिटीज भी उन पे लागू होंगी, उसके साथ साथ ये जिम्मेदार होंगे, ये उन तमाम नुकसानात जो अलॉटी या कंपनी को होता है उनको ये कंपनसेट करेंगे. सो रीपेमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड फॉर शेयर्स नॉट अलॉटेड. पैसा ले लिया लेकिन शेयर्स अलॉट नहीं किए अंडर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. कंपनी बाउंड है कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर बताए कि वो किसको शेयर्स अलॉट करेगी. द कंपनी शैल डिसाइड विद इन 10 days एज टू whom शेयर्स आर टू बी अलॉटेड. डिसाइड कर लिया कंपनी ने किसको शेयर्स अलॉट करने हैं, किसको नहीं करने. जिसको नहीं करने वो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं. सो द अमाउंट ऑफ unsuccessful applicants shall be refunded within 10 days from the decisions. कंपनी के पास 50 एप्लीकेशन आई कि हमारे नाम शेयर्स अलॉट करो. कंपनी ने 30 के नाम तो शेयर्स अलॉट करने हैं, 20 के नाम नहीं करने. वो 20 अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट है. अब उन 20 को कंपनी ने 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस करना होगा. एंड इफ द रिफंड इज नॉट मेड विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर भी पैसा नहीं वापस किया, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रीपे द अमाउंट along with the surcharge at the rate of 1.5% for a month. They are also liable for a fine up to rupees 5,000 and a further fine of rupees 100 per day in case of continuing offence. जब तक के ये इन्होंने वापस नहीं किया तब तक इनको रोजाना के हिसाब से 100 और फाइन इनको अप टू रुपीज 5,000 होगा. हाँ, देयर आर द केसेस जिसमें के डायरेक्टर ये साबित करता है कि देयर इज नो डिफॉल्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर इन मेकिंग रिफंड. यानी डायरेक्टर बरी जिम्मा हो जाता है. वो कहता है कि वो ये साबित करता है, वो ये प्रूफ करता है कि देयर इज इन डिफॉल्ट इन मेकिंग द रिफंड वाज नॉट ड्यू टू एनी मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डायरेक्टर. कहता है ये जो रिफंड नहीं हुआ, ये जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट को पैसा वापस नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं, कोई और है, और वो इस बात को साबित भी करता है, तो तब डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं होगा बिकॉज ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉल्ट इन मेकिंग रिफंड. Allotment of shares to be dealt on stock exchange, where the prospectus states, where it is clearly mentioned that an application has been made or will be made for permission of shares to be dealt on any stock exchange. So tab kya hoga? Any allotment of shares shall be void if such application is not made within 7 days from the date of issue of prospectus. जब सेक्शन 72 ने क्लियरली आपको बता दिया है
कि और प्रोस्पेक्टस में भी ये लिखा हुआ है कंपनी के कि जी एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपने परमिशन लेनी है स्टॉक एक्सचेंज से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए, लेकिन परमिशन नहीं ली, सो ऐसी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को हम वॉइड कहते हैं अंडर सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। और if the permission is not granted by stock exchange within 21 days, अब परमिशन उसने परमिशन मांगी और स्टॉक एक्सचेंज ने 21 दिनों के अंदर परमिशन ही नहीं दी, from the date of closing of subscription lists, the stock exchange may extend this period further 21 days। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज इस 21 दिनों को आगे 21 दिनों तक एक्सटेंड भी कर सकता है। सो सिंपल जो बात समझने की है वो ये है कि अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा हो कि स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो लेनी है, नहीं ली तो ऐसी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। इन केस ऑफ कंट्रावेंशन the company shall refund all the monies received against application within 8 days from such contravention। अगर खिलाफ वर्जी की तब भी तमाम पैसा वापस करना है। And in case the money is not repaid within 8 days, then all the directors will be jointly and severally liable to pay the amount with the surcharge at the rate of 1.5% for a month. The directors are also liable for a fine up to rupees 5,000 and a further fine of rupees 100 per day in case of continuing offence. And simple again, the director shall not be liable if he proves that the default in refund, he is not liable for the default in making refund and it was not due to the director's negligence or misconduct। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या चीज है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके शेयर्स के तमाम पर्टिकुलर्स बताता है, तमाम डिटेल्स देता है, तमाम तफसीलात बयान करता है। और सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक हर कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, एंड दैट कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल, सो उस कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट भिजवाना है। समझ आई? कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया कि जी ये मेरे शेयर होल्डर्स हैं, इनके नाम शेयर्स अलॉट कर दिए। अब कंपनी ने एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार को इस अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर भिजवाना है। यह रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की एक पूरी डिटेल रजिस्ट्रार के पास भी होगी कंपनी के साथ साथ। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होती है, क्यों हम रजिस्ट्रार को भिजवाते हैं? बिकॉज द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स about the allotment of shares, about the nominal value of each share, about the nominal value of shares allotted, the names, the addresses of allottee, the amount paid or payable on each share। So ये वो तमाम तफसीलात होती है जो कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में दर्ज होती है और कंपनी ने अपनी अलॉटमेंट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराने होते हैं। Particulars of bonus shares and shares issued at discount, the secretary has to see that those documents are prepared and submitted in time to the registrar। अब कौन जिम्मेदार है? सेक्रेटरी जिम्मेदार है कि वो देखे कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भिजवा दिए गए हैं या नहीं है। And the company shall file with the registrar a return of allotment within 30 days from the date of allotment। एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है? इन केस द शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, तो तब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट में क्या होगा? कंपनी ने शेयर्स को कैश पे इशू किया है तो उसमें नंबर एंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जिसके नाम कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं उसके पर्टिकुलर्स, अमाउंट पेड
ऑन ईच शेयर, हर शेयर पे कितनी अमाउंट पे की है उसकी तफसीलात दर्ज होनी चाहिए, बिकॉज द कंपनी हैज इशू शेयर्ड ऑन कैश, तो फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में ये तफसीलात होनी चाहिए। और अगर कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं कैश पर नहीं बल्कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कोई भी अलॉटी और कंपनी के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई मुआहदा हुआ है, अलॉटी ने कैश नहीं दिया बल्कि एक मुआहदे के तहत शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कंसिडरेशन है, यानी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर किया है, कैश को नहीं। सो उस सूरत में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या दर्ज होगा? द नंबर एंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटी के नाम इतने शेयर्स अलॉट हुए और उस पर इतना पैसा लिया गया। द अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज पेड अप, अब पैसा लिया तो नहीं गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपस में, उसके तहत कंपनी ने उस बंदे को शेयर्स अलॉट किए हैं, लेकिन वहां पर कुछ अमाउंट को हमने पेड अप तो शो करना है। सो जो अमाउंट विच इज ट्रीटेड टू बी पेड अप उसका भी जिक्र करना है। किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किस कंसिडरेशन के तहत ये शेयर्स अलॉट हुए हैं वो भी बतानी है। द कंसिडरेशन फॉर विच दीज शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, लिखत में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, द मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। इफ in case of contract is not reduced to writing, the memorandum of contract shall be filed with the registrar, ताकि रजिस्ट्रार को पता हो कि इन कैश ये शेयर्स नहीं लिए गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एवज लिए गए हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न की मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए हैं, कीमत कुछ और है और उससे कम पे इशू किए हैं, सो अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग सच इशू शैल बी पार्ट ऑफ द रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट। इशू क्या है? शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना। अब जब कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करती है तो ऑफ कोर्स द कंपनी विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन। कंपनी एक करारदाद पास कराती है, अपने मेंबर्स से पूछती है कि हम जी डिस्काउंट पे शेयर्स ऑफर करें या ना करें। डिस्काउंट रेजोल्यूशन पास हो गई, सो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में उस रेजोल्यूशन की कॉपी होनी जरूरी है। अब कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग दिस इशू, उस रेजोल्यूशन में लिखा होगा यस द कंपनी द मेंबर्स दे आर एग्रीड टू, they have passed a resolution for the issuance of shares at discount. Copy of order of commission sanctioning the issue. अब रेजोल्यूशन तो पास हो गई, लेकिन वो कॉपी भी लगाओ जिसके जरिए तुम लोगों ने SECP से इजाजत ली है। SECP भी डिस्काउंट को अलाउ करती है, then the company goes on for the discount of shares, for the issuance of shares at discount. So कमीशन की के जो इजाजतनामा होता है उसकी कॉपी, रेजोल्यूशन जो पास की होती है उसकी कॉपी आपने लगानी होती है। ये होता है रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट के साथ। इन केस द शेयर्स आर इशूड एट बोनस, ऑफ कोर्स रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में तफसीलात दर्ज होनी चाहिए, डिटेल दर्ज होनी चाहिए अबाउट द नंबर एंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ ईच अलॉटी, अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू। इशू क्या है? इशू ये है कि जी शेयर्स बोनस पे इशू किए गए हैं, उसमें भी आप जिसके नाम शेयर्स इशू किए हैं उनके तमाम कवायफ, नाम, पता, वल्दियत, मुस्तकिल पता, ये तमाम चीजें उसमें दर्ज होती हैं। और उसके साथ साथ वो करारदाद जो पास हुई थी फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर्स ऑन बोनस, उसकी कॉपी भी होनी जरूरी है। So in this chapter we have done the allotment of shares. Allotment of share means the division of entire share capital into definite shares. Each share will be of particular value and of different class, and then assigning, giving, allotting these shares to different people. This is the allotment of shares.
फिर allotment shall always be done on a specified form, and that form is the form is specified by the SECP, by the Commission. And I've told you under Section 68 that there are 3 restrictions. वो restrictions fulfill होंगी, वो conditions fulfill होंगी, तभी अलॉटमेंट हो सकेगी. वो सेक्शन 68 को मैंने आपको बार बार कहा, उसको याद रखना है कि जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी ने बताई है कि जी कम से कम इतने शेयर्स लेने लाजमी हैं. कंपनी ने हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू बताई है, और कंपनी ने जब शेयर मनी ले ली तो उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लिया. ये तीनों शराइत पूरी करने लाजमी है. अगर कंपनी ने ये शराइत पूरी नहीं की तो कंपनी ने 40 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस द कंपनी विल हैव टू पे बैक ऑल द मनी विदाउट एनी सरचार्ज. लेकिन 40 से 50 दिन गुजर गए और कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस भी सेक्शन 68 की फुलफिल नहीं की थी. अब कंपनी ने ये तमाम पैसा सरचार्ज के साथ वापस करना होगा. और इसके साथ अपने जहन में ये रखें कि मैंने एक और रीपेमेंट का जिक्र किया था. वो रीपेमेंट और इस रीपेमेंट में फर्क है. ये तो रीपेमेंट तब होती है जब सेक्शन 68 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं फुल की. अक्सर स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूजन उनको होती है कि रीपेमेंट में वो इन दोनों को मिक्स कर. ये रीपेमेंट है if the conditions, the restrictions of section 68 are not fulfilled, then the company repay all the money within 40 days, or with a surcharge. If not paid within 40 days, then the company will pay back the money to within 50 days. If the repayment is not made even within 50 days, then the company will have to pay the money with a surcharge. एक और रीपेमेंट ये थी कि different people have applied for the allotment of shares, but the company has not allotted shares in to all the applicants. So naturally there are some unsuccessful applicants. अब यहाँ पर कंपनी ने खुद ही उनको किसी भी वजह से शेयर्स अलॉट नहीं किए. सो उस सूरत में जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं उनको भी द रिफंड शैल बी मेड विद इन 10 days, and if the refund is not made within 15 days, the director shall be liable, and they will have to will pay, of course, pay the surcharge at the rate of 1.50, and they for a month they are also liable for a fine up to rupees 5,000 and a further fine of rupees 100 per day till the default continues. और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया irregular allotment क्या होती है. When there arise some irregularity in the allotment of shares, the applicant can apply that the allotment is irregular, और उस allotment को फिर हम void कहते हैं, और उस allotment को तकसीम हम फिर उस allotment को नहीं करते. We cannot then allot the shares if the allotment is irregular allotment, and any allotment which is against the provisions of the Companies Ordinance 1984 shall be considered as irregular. So it shall also be kept in mind that it is the applicant who applies for the irregular allotment and not the company, and every officer of the company who is responsible for this irregular allotment shall be liable for all the damages which the company or the allottee has suffered. So ये याद रखना है. उसके साथ मैंने आपको बताया the return of allotment. Return of allotment क्या होता है? The return of allotment actually gives all the details about the to whom the companies have allotted shares. जिनको भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं उनके पर्टिकुलर्स, उनके तमाम तफसीलात, जिस तर्ज के शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, वो तमाम डिटेल्स इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में होती है. एंड द कंपनी इज बाउंड टू सबमिट दिस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा कराना होता है. सो ये था हमारा आज का चैप्टर अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. आई होप आपको समझ आ गई होगी. जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर 2 times,
go through the slides, listen to my lecture, and inshallah you will have no difficulty in understanding the language, the law provisions of this chapter, allotment of shares. In the upcoming lecture, we will deal with the issuance of shares at premium, the issuance of shares at discount, issuance of shares in lieu of outstanding balance of loan, about the further issue of capital, which is called the right issue, an important concept, the right issue. The exception of right issue implies stock option scheme, share certificate, duplicate share certificate, commission on sale of shares. These are the upcoming topics. थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आगे आपको समझने में आसानी होगी. issuance of shares at premium और issuance of shares at discount क्या है? There is a face value. When the shares are issued at an amount less than that face value, we call that the shares are issued at discount. And when the shares are issued at an amount more than its face value, we call that the shares are issued at premium. जब उस दी गई फेस वैल्यू, उस कीमत से शेयर्स ज्यादा पर इशू होंगे तो हम कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. और जब उस दी गई अमाउंट से कम कीमत पर कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो हम कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. राइट? सो ये है हमारा अपकमिंग लेक्चर. सो वी हैव डन विद द चैप्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.